देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे बिहार को लेकर आखिरकार राहुल गांधी ने अपने 22 करीबी नेताओं को मैदान में उतारकर बिहार के चुनाव को खुद अपने कंट्रोल में ले लिया है। दोस्तों बताएंगे कौन कौन से नेता मैदान में उतारे गए हैं और कौन है राहुल गांधी के ये सारे करीबी दिग्गज नेता। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वोट चोरी को लेकर चल रहे अभियान के बीच में फिर से मिल गए सैकड़ों वोटर कार्ड तालाब में पड़े हुए। बताएंगे कौन फेंक कर गया था और क्या वोट चोरी को छुपाने की जा रही है कोशिश, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में होगी सुनवाई, बताएंगे कब की तारीख तय की गई है दोस्तों। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के करीबी पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे थे हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों, लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया उसमें अब खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग फंस चुके हैं। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए भाजपा आईटी सेल वाला फिर से झूठे आरोप लगा रहा था दोस्तों, जिस पर मिला है जोरदार तरीके का करारा जवाब। इसी के साथ में बताएंगे कौन सा समाज अब एक बार फिर से उग्र आंदोलन की धमकी दे रहा है दोस्तों। इसी के साथ में क्यों अखिलेश यादव भाजपा पर भड़के हुए हैं और इसी के साथ में बताएंगे कैसे भाजपा के विधायक को लोगों ने दौड़ाया है दोस्तों। और इसी के साथ में नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री को भी बिहार में विरोध का सामना करना पड़ा। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बहुत मायनों में बिहार की सूरत बदलेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या बदलाव परिवर्तन होता हुआ बिहार में आप देखते हैं या फिर बिहार किसी और रास्ते पर निकलेगा। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक बैठक का ऐलान किया गया था दोस्तों। इस बैठक में 12 राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया और सबसे बातचीत के दौरान कई सारे मुद्दों पर सुनवाई हुई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय के लोगों का इतना डर सता रहा है कि बीजेपी के लोग चुनाव आयोग से बोलकर आए हैं कि मुस्लिम महिलाएं, खासकर जो बुर्का पहनकर महिलाएं आएंगी, उनकी खास जांच की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है दोस्तों और कहा है कि जब बिहार के अंदर एसआईआर लागू कर दी गई है तो फिर फर्जी वोट को लेकर भाजपा वाले क्यों इस तरीके का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट करने से बीजेपी के लोग इतना डरते हैं कि अब चुनाव आयोग में जाकर खास जांच की मांगे कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा के नेताओं का ये डर दिखाता है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने अब बिहार में अपने एक से एक दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव इस बार बिहार कांग्रेस नहीं बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस लड़ रही है दोस्तों और 2-3 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी दोस्तों, जो जानकारी चुनाव आयोग की ओर से सामने आ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी की ओर से अपने सबसे 3 वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी को राहुल गांधी ने अपने ऑब्जर्वर यानी अपने पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार में भेजा है दोस्तों। बिहार में सारी गतिविधियों पर ये तीनों नेता ध्यान रखेंगे और आज से बिहार में अपना डेरा जमाने वाले हैं। इनके साथ में एक से एक बड़े वरिष्ठ नेताओं को भेजा जा रहा है दोस्तों। पहले तो ये जो 3 नेता हैं जिसमें अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने 2017 के चुनाव में बीजेपी को गुजरात में पानी पिलाया था, उसके बाद 2018 में राजस्थान में जीत हासिल की थी दोस्तों और जहां भी पर्यवेक्षक बनकर गए हैं पार्टी को अच्छी मजबूत स्थिति में लेकर आए हैं। भूपेश बघेल ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में चुनाव जितवाया दोस्तों। इसके बाद वो प्रभारी के तौर पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे तो वहां पर उन्होंने पार्टी को एक तरफा जीत हासिल करवा दी। अधीर रंजन चौधरी भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत स्तंभ है दोस्तों, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और ऐसे में 19 नेताओं को जिन को मैदान में उतारा गया है वो भी एक से एक बड़े नेता है दोस्तों। अविनाश पांडे के साथ साथ अजय कुमार लल्लू जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में बुरी तरीके से हरा चुके हैं, उन दोनों को बिहार के जिलों की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। कमलेश्वर पटेल के साथ साथ हरीश चौधरी, काजी निजामुद्दीन उत्तराखंड के नेता के साथ साथ भक्तचरण दास जो उड़ीसा के अंदर पार्टी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में अनिल चौधरी, अभिषेक दत्त, रामकृष्ण ओझा और सत्यनारायण पटेल के साथ साथ चेतन चौहान, बीवी श्रीनिवास और विक्रांत भूरिया को मैदान में उतारा जा रहा है दोस्तों। अगर आप इन सारे नामों को देखेंगे तो इसमें आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि राहुल गांधी के करीबी सारे नेताओं को मैदान में उतारा गया है दोस्तों, यानी सोनिया गांधी जी के टाइम के सारे नेता साइडलाइन कर दिए गए हैं। अब राहुल गांधी के टाइम के सारे नेता आपको ऑब्जर्वर के तौर पर बिहार में दिखाई देने वाले हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त तरीके का बदलाव हुआ है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की ओर से कई सारे बड़े सवाल खड़े किए गए दोस्तों। आपको पता है कि महादेवपुरा विधानसभा सीट, उसके बाद अलंद विधानसभा सीट को लेकर सवाल हुए थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के द्वारा जो आरोप लगाए गए उसमें धीरे धीरे करके सच्चाई दिखाई देने लगी है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को खुलासा किया था, उसके बाद 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री टीकमगढ़ के केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के बंगले के बाहर कूड़ेदान में 43 वोटर ID कार्ड मिले थे दोस्तों। इसे लेकर हड़कंप मचा था, बाद में आरोप लगाया गया तो इस पर जिला के प्रशासन के लोगों ने कहा कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, बताएंगे आखिर
आखिर क्या है पूरा मामला। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए दावा किया गया कि एक महिला आकर वोटर आईडी फेंक कर गई है दोस्तों। हालांकि डिटेल में कोई जानकारी बाद में सामने नहीं आई। गंभीर सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन अब एक और मामला ऐसा सामने आया है दोस्तों जिससे राहुल गांधी की बातें धीरे धीरे करके सच साबित हो रही है। हालांकि राहुल गांधी सबूतों के साथ आरोप लगा रहे थे, तो वास्तविकता तो जमीनों पर अब दिखाई देने भी लगी है दोस्तों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बीजावार नगर में शनिवार को बीते दिन 4 अक्टूबर को सुबह राजा तालाब में सफाई के दौरान सैकड़ों असली मतदाता परिचय पत्र यानी पहचान पत्र मिला है दोस्तों। बताया जा रहा है कि ये सभी मतदाता परिचय पत्र वार्ड नंबर 15 के हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे दोस्तों और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। सवाल ये उठता है कि प्रशासन के लोग जांच करते हैं तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं देते कि ये कहां से सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड निकल कर आ रहे हैं। देश के अंदर वोटर आईडी कार्ड तो हर व्यक्ति का एक होना चाहिए और हर व्यक्ति के लिए वोटर आईडी कार्ड उसके सबसे जरूरी प्रमाण पत्रों में से एक होता है। तो ऐसे में ये कैसे सैकड़ों की संख्या में तालाब के अंदर पाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि तालाब में भी बंडल बनाकर फेंका गया है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर धीरे धीरे करके हड़कंप मचता जा रहा है दोस्तों और सारे मामलों को लिंक करेंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा एक्सपोज हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि अब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को डिटेल में जानकारी निकालनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता नेता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के याचिका को लेकर आखिरकार सुनवाई करने की इजाजत दे दी है दोस्तों। कोर्ट इस मामले पर 6 तारीख को यानी कल सुनवाई करने वाला है दोस्तों। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की 2 सदस्यीय पीठ करेगी। याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया। उन्हें किसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों क्या जानकारी कोर्ट से सामने आएगी, सारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों जहां पर राहुल गांधी के करीबी नेता और असम के अंदर कांग्रेस पार्टी का चेहरा गौरव गोगोई लगातार पार्टी को असम के अंदर चुनाव जितवाने के प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को पता है कि इस बार गौरव गोगोई उन्हें बुरी तरीके से चुनाव हराने के लिए तैयार है। जनता के अंदर भी हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। ऐसे में हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई और उनकी पत्नी को पाकिस्तान का एजेंट बताया गया दोस्तों। आपको बता दें कि गौरव गोगोई के ऊपर आरोप लगाया गया कि 2015 के टाइम में कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। इसके बाद दावा किया जाता है कि उनकी पत्नी जो ब्रिटेन की रहने वाली है उन्होंने भी पाकिस्तान में जाकर इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाली एक संस्थान में नौकरी करी और जिसके कारण पाकिस्तान के आईएसआई के बड़े अधिकारियों के संपर्क में आई। इस तरीके के दावे को लेकर जब डिटेल में रिसर्च किया गया दोस्तों तो द वायर की ओर से एक ऐसा खुलासा किया गया है जिस पर अब हिमंत बिस्वा शर्मा को नरेंद्र मोदी को बुलाकर सामने बिठाकर पूछना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये दोस्तों की बीजेपी के नेता हिमंत बिस्वा शर्मा दावा कर रहे थे कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक एनजीओ है जिसका नाम CDKN है यानी क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क। जिस एनजीओ में काम किया था गौरव गोगोई की पत्नी ने। इसके बाद दोस्तों जब और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये जो CDKN जिसे पाकिस्तान का एनजीओ बताया जा रहा है भाजपा के असम के मुख्यमंत्री के द्वारा दोस्तों इसने 2011-12 के टाइम में और 2013 के अंदर भी मोदी सरकार के लिए गुजरात में काम किया था। 2013 में अहमदाबाद के म्युनिसिपैलिटी के लिए रिसर्च किया था दोस्तों, जिसके बाद मोदी सरकार ने रिसर्च को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए थे। बाद में जो गुजरात मॉडल का ढोल पीटा गया उसमें योगदान CDKN का भी था यानी उस एनजीओ का भी था जिस पर बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री पाकिस्तानी होने का दावा कर रहे हैं दोस्तों। और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को निशाने पर ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमंत बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि क्या गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने उस एजेंसी से फायदा लिया, उस एजेंसी का इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान से लिंक है। इसका जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों हिमंत बिस्वा शर्मा उल्टा नरेंद्र मोदी को ही फंसा रहे हैं। दोस्त जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों जहां पर बीते दिन नरेंद्र मोदी के भाषण का एक वीडियो सामने आता है दोस्तों जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। उनके नाम पर बनने वाली स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर पवन खेड़ा ने जवाब दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि ये भी बता देते कि जब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बिहार में जनसंघ के साथ में गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पिछड़ा व अति पिछड़ा को आरक्षण के लिए गठित मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया, तब कैलाशपति मिश्र के नेतृत्व में जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिरा दी थी। यानी जिन कर्पूरी ठाकुर को लेकर भाजपा के लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया, तो उन्हें बताना चाहिए कि आखिर कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार क्यों गिराई गई जब उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा के समाज के लिए कुछ नए परिवर्तन करने की कोशिश की, उनको सामाजिक न्याय देने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इतिहास ही ऐसा है दोस्तों कि कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले आखिरकार इतिहास बीजेपी को कभी छोड़ती नहीं है और इतने बड़े बड़े
कांड किए हुए हैं कि कभी भी इतिहास के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर ही दिखाई देती है? दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी की करूर से सांसद है दोस्तों ज्योति मणि, जिन्होंने पिछले दिनों अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की थी, क्योंकि करूर के अंदर एक भगदड़ हो गया था टीवी के पार्टी के नेता थालापति विजय के रैली के दौरान दोस्तों, और ऐसे में सांसद अपने क्षेत्र में मौजूद थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का अमित मालवीय कहता है कि तस्वीर शेयर करते हुए कि तमिलनाडु की करूर की सांसद अपने क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने की जगह राहुल गांधी के साथ में कोलंबिया में मौजूद है, और कोलंबिया में राहुल गांधी के साथ जॉर्ज सोरोस के लोगों से मुलाकात किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों झूठे दावे किए जा रहे थे। इस पर सांसद ने खुद करारा जवाब दिया। सांसद ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं जो मणिपुर के अंदर हिंसा चल रही हो और विदेश में घूम रही हूं। मैं अपने क्षेत्रों के लोगों का दर्द और दुख जानती हूं। इसके बाद उन्होंने वो सारी तस्वीरें शेयर की है दोस्तों, जिस तस्वीर में वो अपने करूर के लोगों से मुलाकात कर रही है, जहां पर थालापति विजय के शो के दौरान भगदड़ हो गया था और 40 लोगों की मौत हो गई थी। दो शब्द जरूर लिखकर बताया गया इस पूरे मामले को लेकर। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का नेता कभी ऐसा दिन नहीं जाता दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से खरी खोटी ना सुनता हो। दो शब्द जरूर लिखकर बताया गया इस पूरे मामले को लेकर। भी चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाज में आंदोलनकारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर और अपने संवैधानिक अधिकार और ऐतिहासिक न्याय की लड़ाई को लेकर एक बैठक का आयोजन जमशेदपुर झारखंड के अंदर किया गया दोस्तों। आदिवासी कुर्मी समाज ने एसटी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समाज ने आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार का दमनकारी रवैया उनकी जीत का प्रतीक है। समाज ने कहा कि एसटी दर्जा ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है, वे अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हम लोग आने वाले दिनों के अंदर रेल टेका और डेहर छेका फिर से शुरू करेंगे और व्यापक आंदोलन किया जाएगा, यानी चक्का जाम को लेकर भी स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों कई सारे समाज एसटी स्टेटस को लेकर लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे असम के अंदर मोरान समुदाय के लोग हो या फिर मटक समुदाय के लोग हो, वो भी विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर झारखंड के अंदर कुर्मी समाज के लोगों की ओर से भी एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक वीरेंद्र कुमार को अपने ही क्षेत्र के छात्रों ने विरोध करके पीछे हटाया दोस्तों। एक हालिया कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाकर जमकर प्रदर्शन किया दोस्तों। इस विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जो जानकारी है दोस्तों उसके अनुसार इसकी पुष्टता तो नहीं हो पाई है, यानी सत्यता नहीं पुष्टि हो पाई है, लेकिन वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ हद तक सच्चाई जरूर दिखाई दे रही है दोस्तों। इसका खंडन अभी तक आया नहीं है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वीडियो जरूर वास्तविकता से कुछ ना कुछ लिंक है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि छात्र आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने गरीब बच्चों के लिए सरकारी फंड से बनने वाली सार्वजनिक लाइब्रेरी की राशि प्राइवेट आईटीआई कॉलेज को दे डाली और गरीब बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिली। इसके बाद और कई बड़े दावे किए गए हैं दोस्तों। बताया गया है कि विधायक केवल भोज खाने के लिए आता है, यानी जब गांव में कोई पार्टी वार्टी होती है तो विधायक आता है लोगों से मिलने के लिए, लेकिन जब विकास काम की बात होती है तो फिर विधायक एकदम गुल हो जाता है, गायब हो जाता है और भाजपा के नेता को लेकर नाराजगी और ज्यादा देखने को मिल रही है। दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि बरेली जा रहे सपा के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस के द्वारा रोकना भाजपा सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को उजागर करता है। अखिलेश ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि कैसे पार्टी के कई सारे प्रतिनिधि मंडल को बरेली भेजना था, लेकिन जब वो तैयार होकर बाहर निकल रहे थे तो उन सबको घर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस फोर्स लेकर समाजवादी पार्टी के एक एक नेता को रोकने के लिए लग गया। हालिया बरेली के अशांति को लेकर पार्टी की ओर से प्रतिनिधि मंडल में सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्ला नदवी के साथ साथ नीरज मौर्य और पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव, प्रवीण सिंह एरन और बरेली जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप, महानगर के अध्यक्ष समीम खां सुल्तानी और विधायक सहजील इस्लाम अंसारी और पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार के साथ साथ प्रदेश के सचिव शुभलेश यादव शामिल थे। दोस्तों सपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बरेली के अंदर निषेध आज्ञा लागू कर दी, यानी प्रोहिबिशन लागू कर दिया गया। इसके बाद पूरे पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया सभी लोगों को, सभी प्रतिनिधि मंडल को रोकने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इसी बात को लेकर नाराज हो गए दोस्तों और आंदोलन की चेतावनी उन्होंने जारी कर दी है। ऐसे में देखते हैं कि क्या अखिलेश यादव इस मामले को लेकर वाकई मैदान में उतरने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। जहां पर एक और कांग्रेस पार्टी के सांसद को घर से नहीं निकलने दिया गया दोस्तों।
दोस्तों, जबकि वो शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे। अब सपा के नेताओं को रोकने का प्रयास किया है। तो आखिर क्या उत्तर प्रदेश के अंदर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करना कोई अपराध है कि अब विपक्ष के नेताओं को मुलाकात करने भी नहीं दिया जाता? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से राहुल गांधी को जननायक शब्द से संबोधित किया जाता है दोस्तों, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग जननायक शब्द को भी चुरा रहे हैं। वह कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधना चाहते थे दोस्तों। इस पर सुप्रिया शिनेट की ओर से निशाना साधते हुए एक पोस्ट जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी के आगे जननायक लिखा गया और नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए धन नायक लिखा गया। जननायक लिखते हुए राहुल गांधी जो बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, वर्करों से मुलाकात कर रहे हैं, मखाना के किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, वो तस्वीर लगाई गई है। और दूसरी ओर जो धन नायक लिखा हुआ है, जहां पर नरेंद्र मोदी अडानी के चार्टर प्लेन में नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों। अडानी से मुलाकात कर रहे हैं, वो सारी तस्वीर शेयर करते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी धन नायक है, राहुल गांधी जन नायक है। यही अंतर है, इसीलिए नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को जननायक कहे जाने से चिढ़ते हैं। तो अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पार्टी की वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड जिले में 2024 में आई भूस्खलन के मामले को लेकर केंद्र सरकार से राहत राशि की मांग की है दोस्तों, और कम पैसे दिए जाने का विरोध भी जताया है। प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट में लिखा कि इस त्रासदी से उभरने के लिए केरल को 2221 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने दिए हैं केवल 260 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों, पंजाब में ऐसे ही बाढ़ को लेकर 20,000 करोड़ मांगे गए थे दोस्तों, लेकिन भाजपा की सरकार ने केवल 1600 करोड़ दिए। ऐसे ही अब प्रियंका गांधी के क्षेत्र वायनाड के अंदर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 2221 करोड़ की जरूरत है, लेकिन दिए गए केवल 260 करोड़ रुपए, यानी लगभग 10% के आसपास पैसा दिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि वायनाड के अंदर लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और उनको उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ओर से शनिवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत कर दी गई है दोस्तों। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने पहला हस्ताक्षर करके इस अभियान की शुरुआत कर डाली है। हिमाचल प्रदेश में यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान 1 लाख हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। सारे हस्ताक्षर होने के बाद इसकी प्रतिलिपि पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए इसकी निगरानी के लिए कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय राजीव भवन शिमला में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है दोस्तों। हिमुडा के उपाध्यक्ष व पार्टी के महासचिव यशवंत छाटड़ा की ओर से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। उनको इंचार्ज बनाया गया है, जबकि हरि कृष्ण हिमराल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हस्ताक्षर में डुप्लीकेट ना हो, डुप्लीकेसी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा दोस्तों। यानी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बैठकर अलग अलग तरीके से साइन कर दे और उसी को पार्टी आला कमान के पास भेज दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात पर ध्यान रखने के लिए पार्टी ने इंचार्ज भी नियुक्त किए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही तरीका है, ऐसे ही लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है और लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, खासकर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, जिस पर बीजेपी सोच रही है कि अगर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे तो मामला टल जाएगा और राहुल गांधी कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेला है दोस्तों, ये अभियान लगातार अनवरत जारी रहेगा। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ दिनों में होने वाले ऐलान को लेकर सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है दोस्तों। कांग्रेस खेमे की ओर से लगभग 1.5 दर्जन सीटों को लेकर उम्मीदवारों का लगभग नाम तय किया जा चुका है दोस्तों। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ेंगे। कदवा से विधायक दल के नेता शकील अहमद खान चुनावी मैदान में उतरेंगे। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह चुनाव लड़ेंगे और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को चुनाव लड़ा जाएगा। किशनगंज से इजहारुल हुसैन चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों और 17 अन्य विधायकों के भी टिकट तय कर दिए गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है, केवल एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा 2-3 दिनों में होगी दोस्तों, वैसे ही सामने अपडेट आ जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल तौर पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जब भी ये जानकारी आएगी, अब तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, अब की बार इन भ्रष्ट असुरों को करे बिहार से बाहर। बिहार का नासुर भ्रष्टाचार असुर है, यानी कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी वालों पर निशाना साधते हुए 5 नेताओं की तस्वीर शेयर की गई है। इसमें दिलीप जायसवाल को भी घोटालेबाज बताया गया है। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे और जीवेश मिश्रा को भी घोटालेबाज बताया गया। इन सबको एनडीए सरकार से बाहर करना है, या यूं कहिए कि एनडीए सरकार को ही सत्ता से बाहर करना है, ताकि भ्रष्टाचार से लोगों को मुक्ति मिल सके। बिहार कांग्रेस पूरी तरीके से इस मामले पर इन 5 नेताओं को घेर रही है दोस्तों। साथ साथ केंद्रीय
केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय अपने संबंधित विधायक अवधेश सिंह के समर्थन में लोगों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हाजीपुर में उनको घेरते हुए गृह राज्य मंत्री को बोला गया कि आपने जो विधायक यहां पर बनवाया है अवधेश सिंह को, वो हमारे क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं करता, इस बार इसको बिल्कुल वोट नहीं देंगे। यानी सांसद के सामने, केंद्रीय मंत्री के सामने विधायक की जमकर बेइज्जती की गई है दोस्तों, और कह दिया गया है कि आपके कहने पर पहले वोट दिया करते थे, अब तो बिल्कुल नहीं देंगे। जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में पूरी तरीके से अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द बड़ा अनाउंसमेंट होगा। जो भी अपडेट बिहार को लेकर ऑफिशियल तौर पर सामने आ जाएगी, आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद।